जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। कल की क्लास में हमने रिवर्स को कंप्लीट किया। भारत में मुख्य हमारी 4 रिवर पाई जाती हैं। कौन कौन सी? सिंधु, गंगा या ब्रह्मपुत्र और गोदावरी नदी। तो कल क्लास में हमने गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के बारे में पढ़ा। कहाँ से इनका ओरिजिन हुआ है, कहाँ अपना माउथ ओपन करती हैं, किन किन स्टेट्स में बहती हैं, तो इसके बारे में कवर किया। कितनी लेंथ है, भारत में कितनी लेंथ है, इसको कवर किया। आज की क्लास में वही हम बात करेंगे ताप्ती नदी की। किसकी? ताप्ती नदी की बात करेंगे। तो इन नदियों का कहीं ना कहीं रोल रहा देखने को मिलता है। बात करें तो जल आपूर्ति में, किसमें? जल आपूर्ति में भी हमारा इन नदियों का पूरा रोल रहा। सिंचाई को लेकर, खेतों में सिंचाई को लेकर इन नदियों का, जैसे हमारा राजस्थान में कम पानी की देखने की वजह से, तो वहां कहीं ना कहीं जल आपूर्ति या खेतों में सिंचाई योग्य इनका पानी यूज किया जाता है। तो ताप्ती नदी की अगर बात करें तो यह नदी बैतूल जिले के, कहाँ? बैतूल जिले के मुल्लई, और ये कहाँ पड़ता है? एमपी में। कहाँ पड़ता है? एमपी में हमारा देखने को मिलता है। तो ताप्ती नदी का ओरिजिन की अगर बात करें तो बैतूल जिले के मुल्लई, और मुल्लई कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो बैतूल जिले के मुल्लई, ये कहाँ पड़ता है? एमपी में। कहाँ पड़ता है? एमपी में। वहां से हमारी ताप्ती नदी का ओरिजिन माना जाता है, उद्गम स्थान माना जाता है। तो इस बैतूल जिले के मुल्लई कहाँ पड़ता है? एमपी। वहां से हमारा ताप्ती नदी का ओरिजिन माना जाता है। यह सतपुड़ा और अजंता पहाड़ी के बीच एक भ्रंश घाटी है, उसके बीच फ्लो करती है हमारी ताप्ती नदी। तो सतपुड़ा और अजंता पहाड़ी के बीच एक भ्रंश घाटी है, उसमें हमारी ताप्ती नदी फ्लो करती है। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ 724 किलोमीटर देखने को मिलती है। कितनी? पूरे भारत में हमें ताप्ती नदी की लेंथ 724 किलोमीटर देखने को मिलती है। यह एस्टुअरी का फॉर्मेशन करती है। किसका? एस्टुअरी का फॉर्मेशन करती है और आगे चलकर खंबात की खाड़ी में अपना माउथ ओपन कर देती है। कहाँ पर? खंबात की खाड़ी में अपना माउथ ओपन कर देती है हमारी ताप्ती नदी। तो इसका ओरिजिन बैतूल जिले के मुल्लई कहाँ पड़ता है? एमपी में। कहाँ पड़ता है? एमपी में। बैतूल जिले के मुल्लई नामक स्थान से हमारी ताप्ती नदी निकलती है, यानी ओरिजिन माना जाता है, उद्गम स्थान माना जाता है। यह सतपुड़ा और अजंता पहाड़ी के बीच एक भ्रंश घाटी है, वहां हमारी ताप्ती नदी बहती है, यानी फ्लो करती है और आगे चलकर खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना खोल देती है, माउथ ओपन कर देती है, यानी हमें वहां से दिखाई देना गायब हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। जहां पर नदियां, उसे हम मुहाना बोलते हैं, माउथ ओपन करना बोलते हैं। तो लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ है 724 किलोमीटर और ये एस्टुअरी का फॉर्मेशन करती है। किसका? एस्टुअरी का फॉर्मेशन करती है हमारी ताप्ती नदी। अगर वही बात करें महानदी की, किसकी? महानदी की अगर बात करें, अगर इस यह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की प्रमुख नदी है। महानदी हमारी छत्तीसगढ़ स्टेट और उड़ीसा स्टेट की हमारी प्रमुख नदी मानी जाती है महानदी। इस नदी का पानी मुख्य रूप से पीने और सिंचाई के उद्देश्य में, किसमें? पीने और सिंचाई के उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, यानी महानदी हमारी, उसका पानी पीने और सिंचाई के उद्देश्य के लिए महानदी का पानी यूज किया जाता है। और उड़ीसा में इस नदी को खंडार कहा जाता है। उड़ीसा में इस नदी को खंडार कहा जाता है। खंडार क्यों कहा जाता है? उसका भी रीजन है, क्योंकि इस नदी के कारण वर्षों से विनाशकारी बाढ़ देखने को मिलती है। वर्षों से विनाशकारी बाढ़ देखने के कारण उड़ीसा में इस नदी को खंडहार कहा जाता है। क्या? खंडहार कहा जाता है इस महानदी को, क्योंकि वहां पर वर्षों से विनाशकारी बाढ़ देखने को मिलती। बट अब हीराकुंड बांध का निर्माण हो जाने के कारण हमारी गवर्नमेंट सरकार ने जो हीराकुंड बांध का फॉर्मेशन करा है, तो उसके फॉर्मेशन हो जाने के कारण अब
इन स्टेट में हमें बाढ़ देखने को नहीं मिलती। हमारी उड़ीसा स्टेट में विनाशकारी बाढ़ देखने को नहीं मिलती। विनाश महानदी इतनी फ्लो होती है कि कई पॉपुलेशन को और कहीं ना कहीं खेतों में उगाई जाने वाली फसल को पूर्णतया बहाकर ले जाती हैं। तो इस कारण ये महानदी हमारी विनाशकारी देखने को मिलती है। तो लेकिन अब हीराकुंड बांध का फॉर्मेशन हो जाने के कारण अब यहाँ बाढ़ देखने को नहीं मिलती। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की यह प्रमुख नदी है। इस नदी का पानी मुख्य रूप से पीने और सिंचाई के उद्देश्य के लिए किया जाता है। उड़ीसा में इस नदी को खंडहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के कारण वर्षों से विनाशकारी बाढ़ देखने को मिलती है। लेकिन अब हीराकुंड बांध का निर्माण हो जाने के कारण अब यहाँ बाढ़ नहीं देखने को मिलती। अगर वही लेंथ की बात करें, महानदी की लेंथ 900 किलोमीटर है। कितनी? 900 किलोमीटर देखने को मिलती है। कृष्णा नदी, अब कौन सी नदी आती है? कृष्णा नदी। कौन सी? कृष्णा नदी की अगर बात करें तो गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र के बाद कृष्णा नदी भारत में जल प्रवाह और नदी बेसिन क्षेत्र के मामले में चौथी सबसे बड़ी नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी। गंगा नदी की अगर लेंथ की बात करें तो 2525 किलोमीटर। कितनी? 2525 किलोमीटर हमारे इंडिया में फ्लो करती है गंगा नदी। वहीं गोदावरी लेंथ की अगर बात करें तो गोदावरी लेंथ हमारी भारत में 1465 किलोमीटर फ्लो करती है। कितनी? 1465 किलोमीटर गोदावरी हमारी भारत में बहती है। अगर वहीं ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो यह भारत में 916 किलोमीटर, कितनी? 916 किलोमीटर देखने को मिलती है। और वहीं अगर कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर, कितनी? 1400 किलोमीटर हमारे भारत में देखने को मिलती है। तो गंगा नदी की लेंथ 2525 किलोमीटर, गोदावरी की लेंथ 1465 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र की लेंथ 916 किलोमीटर देखने को मिलती है। फिर इन गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र के बाद कृष्णा नदी भारत में जल प्रवाह और नदी बेसिन क्षेत्र के मामले में चौथी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। इसे कृष्णावनी के रूप में भी जाना जाता है, यानी कृष्णा नदी का दूसरा नाम कृष्णावनी नदी माना जाता है। लेंथ 1400 किलोमीटर, कितनी? 1400 किलोमीटर फ्लो करती है हमारी इंडिया में। अगर वही ओरिजिन की बात करें, उद्गम स्थान की अगर बात करें तो महाबलेश्वर। महाबलेश्वर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। वहां से हमारी कृष्णा नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। उद्गम स्थान कहाँ माना जाता है? महाबलेश्वर। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। इस नदी पर नागार्जुन बांध, धोम बांध, नारायण बांध देखने को मिलते हैं। यानी कृष्णा नदी पर हमारे नागार्जुन बांध, धोम बांध, नारायणपुर बांध देखने को मिलते हैं। और आगे चलकर यह नदी बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना खोल देती है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना खोल देती है कृष्णा नदी। तो गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र के बाद कृष्णा नदी भारत में जल प्रवाह और नदी बेसिन क्षेत्र के मामले में चौथी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। इसका दूसरा नाम भी कृष्णावनी नाम है। कौन सा? कृष्णावनी नदी के नाम से भी जाना जाता है कृष्णा नदी को। अगर लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ 1400 किलोमीटर देखने को मिलती है। कितनी? 1400 किलोमीटर देखने को मिलती है पूरे। कृष्णा नदी, गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र के बाद कृष्णा नदी भारत में जल प्रवाह और नदी बेसिन के क्षेत्र के मामले में चौथी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। इसे कृष्णावनी के रूप में भी जाना जाता है, यानी इसका दूसरा नाम कृष्णा नदी के अलावा इसका दूसरा नाम कृष्णावनी नदी माना जाता है। और अगर इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ 1400 किलोमीटर, कितनी? 1400 किलोमीटर देखने को मिलती है। अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन महाबलेश्वर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है हमारा महाबलेश्वर। वहां से हमारी कृष्णा नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। इस नदी पर नागार्जुन बांध, धोम बांध, नारायणपुर बांध देखने को मिलते हैं। यानी इस
हमारी कृष्णा नदी पर धोम बांध, नारायण बांध और नागार्जुन बांध देखने को मिलते हैं। और आगे चलकर यह नदी बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना खोल देती है, यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, वहां पर विलुप्त हो जाती है। अगर बात करें कावेरी नदी की, किसकी? कावेरी नदी की बात करें तो इसका उद्गम ताल कावेरी कहाँ पड़ता है? पश्चिमी घाट कर्नाटक। कहाँ? पश्चिमी घाट कर्नाटक। ताल कावेरी जो कहाँ पड़ता है? पश्चिमी घाट कर्नाटक में पड़ता है ताल कावेरी। वहां से कावेरी नदी का उद्गम स्थान माना जाता है, वहां से हमारी कावेरी नदी का ओरिजिन माना जाता है। अगर इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियों की बात करें तो कौन कौन सी है? अमरावती नदी, सेमसा नदी और हेमावती नदी। कावेरी नदी की 3 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हमारी अमरावती नदी, सेमसा नदी और हेमावती नदी मानी जाती है। अगर वहीं लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ 765 किलोमीटर, कितनी? 765 किलोमीटर देखने को मिलती है कावेरी नदी की लेंथ। और आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना खोल देती हैं, यानी कावेरी नदी आगे चलकर हम बंगाल की खाड़ी में माउथ ओपन कर देती हैं। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थान ताल कावेरी जो कहाँ पड़ता है? पश्चिमी घाट कर्नाटक में, वहां से हुआ। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियों की बात करें तो अमरावती नदी, सेमसा नदी, हेमावती। वहीं लेंथ की बात करें तो 765 किलोमीटर, कितनी? 765 किलोमीटर देखने को मिलती हैं और आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना खोल देती हैं। आओ अल्लाह ना बचाओ। गंगा नदी तंत्र की बात करें तो अगर गंगा नदी के ओरिजिन की बात करें तो गंगा नदी केवल और केवल नदी के रूप में नहीं निकली। यह बनती है कहाँ पर? देवप्रयाग में। कहाँ पर? देवप्रयाग में हमारी गंगा नदी का फॉर्मेशन होता है, वहां से हमारी गंगा नदी का निर्माण माना जाता है। गंगा नदी केवल और केवल नदी के रूप में नहीं निकली, यह बनती है कहाँ पर? हमारी देवप्रयाग में। कहाँ? देवप्रयाग में बनती है। तो इधर सतोपंत ग्लेशियर जो कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में हमारा सतोपंत ग्लेशियर पड़ता है, वहां से हमारी अलकनंदा नदी का ओरिजिन माना जाता है। कहाँ से? सतोपंत ग्लेशियर जो कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। वहां से हमारी अलकनंदा नदी निकलती है और कहाँ पहुंचती है? विष्णुप्रयाग। कहाँ पहुंचती है? विष्णुप्रयाग। तो इसी अलकनंदा नदी को विष्णुप्रयाग में धौली गंगा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? धौली गंगा के नाम से। इसी अलकनंदा नदी को विष्णुप्रयाग में धौली गंगा के नाम से जाना जाता है। और धौली गंगा जैसे ही हमारी नंदप्रयाग पहुंचती है, कहाँ? नंदप्रयाग पहुंचती है, तो वहां पर इसी धौली गंगा को हम नंदाकिनी के नाम से जानते हैं। किसकी? नंदाकिनी नाम से जानते हैं। अब जब नंदाकिनी नंदप्रयाग से आगे बढ़ी और कर्णप्रयाग पहुंची, कहाँ? नंदाकिनी नंदप्रयाग से आगे बढ़ी और कर्णप्रयाग पहुंची, तो इसी नंदाकिनी को कर्णप्रयाग में पिंडारी या पिंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिंडारी या पिंडर नदी कहा जाता है। और यही पिंडारी या पिंडर नदी जब कर्णप्रयाग से आगे बढ़ती है और रुद्रप्रयाग पहुंचती है, तो इसी पिंडारी या पिंडर नदी को रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नाम से जाना जाता है। किसके? मंदाकिनी नदी के नाम से जाना जाता है। और यही मंदाकिनी नदी जब रुद्रप्रयाग से निकलती है और देवप्रयाग पहुंचती है, तो इसी मंदाकिनी को देवप्रयाग में, जब मंदाकिनी देवप्रयाग पहुंचती है, उधर से हमारी गंगोत्री ग्लेशियर जो कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक प्लेस है, एक हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उत्तरकाशी जिला। कौन सा? उत्तरकाशी जिला। उस जिले में गंगोत्री ग्लेशियर पड़ता है, वहां से हमारी कौन सी? भागीरथी नदी उद्गीत है। कौन सी? भागीरथी नदी का उद्गम स्थान माना जाता है, वहां से हमारी भागीरथी नदी निकलती है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलकर कहाँ पहुंची? देवप्रयाग। कहाँ पहुंची? देवप्रयाग। और इधर से हमारी अलकनंदा निकलकर देवप्रयाग पहुंची। कहाँ से? सतोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलकर हमारी देवप्रयाग पहुंची। तो सतोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा निकलकर देवप्रयाग पहुंची और गंगोत्री ग्लेशियर से हमारी भागीरथी निकलकर देवप्रयाग पहुंची। जब इन दोनों नदियों का संगम होता है, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का देवप्रयाग में आपस में संगम होता है, तो उसकी संयुक्त धारा को हम
गंगा नाम दे देते हैं। कौन सा? गंगा नाम दिया जाता है। जब भागीरथी नदी निकलकर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर देवप्रयाग पहुंची और इधर से हमारी सतोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा निकलकर देवप्रयाग पहुंची, तो भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम, जब संगम होता है, जब आपस में मिलती हैं, तो उनसे जो संयुक्त धारा निकलती है उसे हम गंगा नाम देते हैं। और गंगा नाम कहाँ पड़ता है? हरिद्वार में। कहाँ पड़ता है? हरिद्वार में इसे गंगा नाम दिया जाता है। इसी भागीरथी नदी पर जब भिलांगना नदी आकर मिलती है, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध का निर्माण होता है। कौन सा? टिहरी बांध का निर्माण होता है इसी भागीरथी नदी पर। जब भिलांगना नदी आकर मिलती है, तो भारत के सबसे ऊंचे बांध टिहरी बांध का निर्माण होता है। तो गंगा नदी केवल और केवल नदी के रूप में नहीं निकली, यह बनती है कहाँ पर? देवप्रयाग में। कहाँ पर? देवप्रयाग में। जब भागीरथी नदी निकलकर देवप्रयाग पहुंची और सतोपंत ग्लेशियर से निकलकर हमारी अलकनंदा नदी देवप्रयाग पहुंची, तो इन दोनों नदियों का जब आपस में संगम होता है, तो संगम से जो संयुक्त धारा निकलती है, संगम से जो संयुक्त धारा निकलती है, उससे हम गंगा नदी का नाम दे देते हैं। किसे? गंगा नदी का नाम देते हैं। और ये गंगा नदी का नाम कहाँ पड़ता है? हरिद्वार में। कहाँ पड़ता है? हरिद्वार में इस गंगा नदी का नाम पड़ता है।